चलिए, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। कक्षा शुरू हो रही है। ध्यान दें, पहले पाठ पर है और पहला पाठ है नंबर सिस्टम। याद दिलाएं, अभी पढ़ाई कुछ भी नहीं शुरू हुई थी। ग्रीष्मावकाश के पहले जो भी पढ़ाई हुई थी वही है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम जो इंट्रोडक्शन दे चुके थे, पहला था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और उसे आप मान रहे थे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याएं। अब आराम करिए जब तक पीछे की क्लास रिपीट हो। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय सेट है, ठीक है। और वो लिखा था हम लोगों ने 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक जा रहे हैं, और अनंत पूर्ण नहीं है, अनगिनत। दूसरा आया था कि शून्य लिखने 10 लिखने के लिए शून्य की आवश्यकता पड़ी थी, दी सेट ऑफ होल नंबर्स। ये पूर्ण संख्याएं, ठीक है, का समुच्चय लिखा गया था। और उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि शून्य को शामिल किया गया। शून्य 1 2 3 चलते गए अनंत की ओर, अनंत तक नहीं। अभी यहां पर अनंत तक बोल दिया था, जो कॉमन स्लैंग है। अनंत तक नहीं, अनंत की ओर। अनंत को स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, अनंत तक पहुंच नहीं सकते, तक, अनंत की ओर मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा भी इंट्रोड्यूस कर लिया था, और वो था सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का सेट, ठीक है। पूर्णांकों का सेट भी इंट्रोड्यूस कर लिया था, इतनी बातचीत हो चुकी थी, ठीक है। पूर्णांकों का सेट, पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स, इतनी चीज इंट्रोड्यूस हुई थी। और उसमें दिखाया गया था क्या, शून्य, शून्य से बाईं ओर -1 -2 -3 और चलते गए, ठीक है। ऐसे ऋणात्मक अनंत तक जा रहे हैं, और इधर 1 2 3 धनात्मक अनंत की ओर ऐसे बढ़ते गए। ये पूर्णांकों का समुच्चय था। इन 3 पर बात कर चुके थे विधिवत। इधर धनात्मक पूर्णांक हैं। जब पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्णांक, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है, पूर्णता का बोध कराता है। पूर्णता, मात्रात्मक रूप से पूर्णता का बोध कराता है। 1 2 3, ठीक है, पूर्णता का बोध करा देता है, ठीक है। तो पूर्णांक है, ठीक है। मात्रात्मक स्वरूप में पूर्णता का बोध करा दे तो पूर्णांक है। 1/2 पूर्णता का बोध नहीं कराता, ठीक है ना। इस तरह से ये 0 1 2 3 जब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय लिया गया तो उसमें शून्य को शामिल किया गया है। प्राकृत संख्याओं में जो विसंगति दिख सी रही थी कि शून्य का प्रयोग 10 लिखने के लिए होना था, लेकिन उसको प्राकृत संख्या में नहीं ला सकते थे, ठीक है। क्यों? शून्यता, ठीक है, रिक्तता का बोध करा देती है। शून्यता रिक्तता का बोध करा दे रही है, वहां कुछ भी नहीं है। इसलिए शून्य गिनती के लिए, गणना के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। गिनती, गणना 1 से शुरू हुई। पूर्ण संख्याएं जब आई तो शून्य, चूंकि आगे हमें गिनती को बढ़ाने में मदद कर रहा है, इसलिए एक नया समुच्चय लेना पड़ा, और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी शामिल कर लिया गया। प्राकृत संख्याओं के साथ ही साथ यदि शून्य को भी
शामिल कर ले रहे हैं तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन गया। उसके बाद धनात्मक और ऋणात्मक, नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक, ये भी बात आएगी। तो पता चला क्योंकि मनुष्य इस तरह की चीजें देखता आया, दाएं बाएं, गहराई और ऊंचाई, इसका बोध उसे हो रहा था दृष्टि से, ठीक है, दृष्टि से उसे ये बोध हो रहा था क्या, बाया दाया, ऊंचाई और गहराई। वो पढ़ा था या नहीं पढ़ा लिखा था, तब भी इसका बोध उसे हो रहा था, इसका बोध उसे हो रहा था। इसलिए ये मान लिया गया कि धनात्मक और ऋणात्मक दो अवधारणाएं होनी चाहिए, ठीक है, जो दिशा की सूचना दें किसी तरह से और इस बात का बोध कराएं। तो दोनों में भेद होना चाहिए, ऊंचाई और गहराई में, दाएं और बाएं में। उस भेद को समझने के लिए ये धनात्मक और ऋणात्मक बात सामने आ रही है। फिर वो देखता है बढ़ रहे हैं, हम रुपए कमा रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, है ना, धनात्मकता, क्या, वृद्धि, वृद्धि और ह्रास। हम कमा कर लाए थे 1 तारीख को और अब पैसे खर्च हो रहे हैं, महीने भर का खर्च, 30 तारीख आते आते इतना खर्च हो गया, तो ह्रास हो रहा था ना, कम हो रहा था। तो वृद्धि होना और ह्रास होना, बढ़ना और घटना, इसका भी बोध उसे हुआ था। तो बढ़ना और घटना, वृद्धि और ह्रास, बायां और दायां और ऊंचाई और गहराई, इनको भेद से देखने के लिए, अंतर से देखने के लिए धनात्मक और पूर्णात्मक बात आ रही है। और धनात्मक कैसे, शून्य के दाईं ओर हम मान ले रहे हैं धनात्मक पूर्णांक है, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक है। तो शून्य क्या है, शून्य न वृद्धि का और न ह्रास का, न बढ़ने का और न घटने का बोध करा पाता है, ऐसी अवधारणा है। इस अवधारणा के साथ शून्य को क्या माना गया, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, शून्य न धनात्मक है न ऋणात्मक है। अब चौथे पर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, चौथे पर आए क्या, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्यू। क्यू पर भी कुछ बात कह चुके थे। क्यू बना था कोशेंट से, भागफल से, कोशेंट, ठीक है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कोशेंट, ठीक है, भागफल आ रहा है ना। अब भागफल आ रहा है तो सेट ऑफ उसी से लिया गया, क्यू फॉर कोशेंट, भागफल, और रेशनल नंबर जो बना वो रेशियो से बना, रेशियो 4/2, और ऐसे माने क्या कि 3/9, ऐसा। तो 4/2 ये भी एक रेशियो और 3/9 ये भी एक रेशियो, अनुपात, ठीक है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की बात आ रही है, इससे बना था, और फिर रेशनल बोलने लगे तो रेशियो से ही बोलने लगे हैं रेशनल, ठीक है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय क्यू, रेशनल नंबर्स। फिर उनके दशमलव प्रसार पर भी बात करनी शुरू कर दी थी, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स ले रहे हैं। अब रेशनल नंबर्स जब लिए तो ध्यान दें क्या बना रहे हैं, वो सभी P/Q के फॉर्म के हैं। किस फॉर्म के हैं, P/Q के फॉर्म के हैं, ठीक है। सच दैट P एंड Q ये पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। और एक शर्त और, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक शर्त और, P एंड Q आर इन लोएस्ट टर्म्स, लोएस्ट टर्म्स में होने चाहिए, ठीक है। और लोएस्ट टर्म को समझ लीजिए क्या मीनिंग दे रहा है, लोएस्ट टर्म को समझना पड़ेगा।
फिर से देखिए, लोएस्ट टर्म्स, ठीक है, लोएस्ट टर्म्स। तो टेक्निकल परिभाषा क्या होगी वो भी लिख देंगे, और पहचान क्या है वो सिखा रहे हैं। लोएस्ट टर्म्स 2/4, ठीक है, 50/100, ठीक है, और फिर से हम देखें क्या, 50/100, ठीक है, 60/120, 3/6, ये सभी एक ही रेशनल नंबर के बराबर हैं, और वो है 1/2। सभी 2/4 कोई अन्य रेशनल नंबर है, 5/100 कोई अन्य रेशनल नंबर है, यूनिक ऐसा नहीं है। 2/4, 50/100, 60/120, 3/6 ये आपस में यूनिक नहीं रहे, सभी मिलकर 1/2 बन गए, तब यूनिकनेस आई, और सभी एक ही रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज 1/2। तो लोएस्ट टर्म्स का ये मतलब है। नहीं तो फिर इसे भी कहेंगे 2/4 एक रेशनल नंबर, 50/100 कोई अन्य रेशनल नंबर, 3/6 कोई अन्य रेशनल नंबर। पता चला ऐसा नहीं मानेंगे, परिभाषा के अनुसार पी और क्यू इन लोएस्ट टर्म्स, ठीक है ना, लोएस्ट टर्म्स में होने चाहिए। मतलब उसको और किस तरह से कहते हैं परिभाषा के तौर पर, लोएस्ट टर्म्स माने HCF उनका 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 अगर HCF रहेगा तो लोएस्ट टर्म्स में मान्यता मिलेगी, ठीक है ना। ये देखो 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अभी एक कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी है, ठीक है ना, 3 भी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी है, 2 एकम 2 और 2 गुना 2 4, तो 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है 2, तो इसे मान्यता नहीं मिलेगी कि 2/4 अभी लोएस्ट टर्म्स में जब तक नहीं आया तब तक रेशनल नंबर का सच्चा स्वरूप उसे नहीं रिप्रेजेंट कर पाया, ठीक है। 1/2 इसे सच्चे रेशनल नंबर के स्वरूप में दिखाएगा, दर्शाएगा। तो HCF 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब 1 होगा तो इन्हें को प्राइम भी कह रहे हैं, को प्राइम भी कह रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 and 2 आर को प्राइम, ऐसा। तो रेशनल, अब रेशनल की हिंदी देख लें जरा। परिमेय, कैसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय परिमाप से जुड़ रहा है, ठीक है, हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, मात्रा को जान सकते हैं, मात्रा का बोध करा दे, ठीक है, जिसकी हम परिमाप कर सकते हो, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये बात यहाँ आ रही है। इसलिए परिमेय संख्याएं हैं। आधा समझ में आता है कि अच्छा कोई पूर्ण चीज थी और बराबर बराबर 2 भागों में बांट दी गई, आधा हो गया, ठीक है। अब 1/3 है, कोई पूर्ण वस्तु 3 बराबर भागों में बांट दी गई, तो 1/3 आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखना है कि इन्हीं रेशनल नंबर्स के, इन्हीं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे हैं। इन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होंगे ये देखा जाए, ठीक है, ताकि आगे और 5वां नंबर किन संख्याओं का होगा ये पता चलेगा। कि कब पता चलेगा, जब हम अभी रेशनल नंबर्स के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए क्या अभी और विश्लेषण करें, इनके स्वरूप को और जानने की कोशिश करेंगे, तो कुछ सत्य और उद्घाटित होगा। क्या कोई अन्य संख्याएं अभी बाकी हैं ये पता चलेगा। क्यों, 1/2, ठीक है, 1/3, ठीक, इस तरह से। तो इनमें दशमलव प्रसार जब इनका लिखा जाएगा तो हमें कुछ भेद नजर आएगा आगे, और उस भेद को जान लेने पर हमारी जिज्ञासा जब आगे कल्पना करेगी तो पता चलेगा अभी कुछ और बाकी है, और फिर नए सेट की बात करेंगे, ठीक है, और उन संख्याओं को जानने की कोशिश करेंगे क्या अभी
और संख्याएं जो बाकी हैं उनका नया नाम क्या हो सकता है ये देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए रेशनल नंबर्स के दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ये मामला भी समझिए जरा, ये है क्या दशमलव प्रसार। अभी जो हम गणना कर रहे हैं उनमें हम 10 अंक ले रहे हैं, पूर्ण संख्याएं हमारे पास है 0, ठीक है, पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब ये 10 अंक हैं हमारे पास, ये 10 हैं, उसी से बन रहा है 10। अब हमारे पास मान लें, ठीक है, कक्षा 8 में विद्यालय में 96 विद्यार्थी हों। अब क्या हुआ, ये दशमलव क्या है इसको जानने की कोशिश करें कि हम अपनी गिनती को लिखने के लिए इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए सारी गिनती लिखते रहते हैं, चाहे कितना भी आगे वस्तुएं बढ़ती जाएं हम लिखते जाएंगे। वस्तुएं कितनी भी बढ़ती जाएं तारों की तरह गिनती चलती जाएगी। यदि तारे बढ़ रहे हैं तो गिनती भी बढ़ती रह सकती है, ठीक है। अन्य परिभाषाएं नए नाम ले आएंगे, ठीक है। 96, अब कक्षा 8 में 96 विद्यार्थी हैं, 10-10 करके गिनने शुरू किए, 10, फिर से जब 10 गिने तो 20 हो गए, और फिर से जब 10 गिन लिए तो 30 हो गए, और ऐसा करते करते जब 9 पर आए तो 90 हो गए। हम 10-10 करके गिन रहे थे तो 90 हो गए। अब क्या बचा, 6 बच गए, 6 बच गए, ठीक है। अब ये 6, अब इसे कैसे देखें, ठीक है, 6 बच गए तो 90 तो पूर्ण हो गए, ठीक है, ये पूर्ण हो गए। 10 में जब 10-10 करके गिन रहे थे तो 9 बार पूर्ण हुए ना, 9 बार पूर्ण हो गए, लेकिन 10वीं बार पूर्ण नहीं हो पाए। 9 बार पूर्ण हो गए 90 और 6 बच गए, तो माने 10वीं बार पूर्ण नहीं बने, ठीक है, 10वीं बार अपूर्णता को प्राप्त हुआ, ठीक है। 10वीं बार क्या हो गया, 10 का सेट नहीं बन पाया और ये अपूर्ण दिखा, ठीक है। ये बात अपूर्ण दिख गया, 10-10 करके गिन रहे थे, तो जब 10-10 करके गिन रहे थे तो पता चला कि 96 को जब तुम 10 से भाग दे रहे हो, 10-10 करके गिन रहे हो, तो ये 9.6 बना और ये दशमलव प्रणाली के अंक शुरू हो गए, ठीक है। 9.6 96/10 की बात आई है, ठीक है। ये 9.6 दशमलव की बात कर रहे हैं, 10-10 करके गिन रहे हैं। अब मान लो ठीक इस तरह से पूरे विद्यालय में 967 विद्यार्थी थे, ठीक है। अब पूरे में 67 विद्यार्थी थे, 967 विद्यार्थी थे। अब अगर हम 100 करके गिने तो देखिए दशमलव समझा रहे हैं कि दशमलव क्या कर रहा है, 100 करके गिन रहे हैं, 100 करके गिन रहे हैं तो 9 बार पूर्ण हो जाएंगे। जो बच गए वो कितने हैं, जो बच गए वो 67 हैं, ये हुआ। तो मतलब हम फिर से कहेंगे यदि 100 करके गिने थे तो अब जो 67 बचे तो क्या था 9.67, ठीक है। तो ये जो 67 है ये 67/100 है, ठीक है, ये मान्यता हुई। और जो ये 6 है ये 6/10 है, ठीक है। 10-10 करके गिन रहे थे और अंततः 6 ही बचे, तो 10 में से हमें 6 दिखे, इसलिए क्या हुआ, पहले तो 9 पूर्ण हो गए और 9 के बाद 10वां पूर्ण नहीं हो पाया, तो वो 6/10 कहलाया, ये आया। तभी इसका नंबर जो आप लिखेंगे तो आप यही तो कहेंगे क्या कि 9 है,
तो 9 गुणा इकाई 1 और प्लस, चूंकि डेसिमल शुरू हो गया तो अब क्या लिखेंगे 6/10। और फिर से इसे देखिए, यहां भी 9 पूर्ण हो चुका है, तो 9 गुणा 1 आपने लिखा और उसके बाद फिर आप कैसे लिखेंगे 6/10 लिखेंगे। और फिर से अगला जब आ रहा है तो क्या लिखेंगे उसे देखिए 7/100 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो 6/10 और 7/100 को जरा फिर से सरल करो तो पाओगे क्या कि 100 तो एलसीएम बन गया और ये 60 हो गए और ये 7 आ गए, तो क्या बन गया 67/100 बन गया। तो आगे इस तरह से हमने पाया कि यहाँ पर पूर्णांक आ जाता है और यहाँ पर पूर्णांक नहीं रह रहा है, भिन्न बच जा रहा है जो 1 से छोटा है। ठीक है, 67 बचे थे, जो 67 बचे थे तो 6 दशमलव के बाद पहला 10 और दशमलव के बाद दूसरा 10। ठीक है, तो वो 100 पर पहुंच गया। 10 गुणा 10 100। तो जैसे आप ये लिख रहे थे बचपन में, याद करिए 965, आप लिख रहे थे 9 गुणा 100 और फिर आप लिख रहे थे 6 गुणा 10 और फिर आप लिख रहे थे प्लस 5 गुणा 1, आप ऐसे लिख रहे थे। तो उसी तरह से दशमलव के बाद की स्थिति भी बनी। तो अब हम दशमलव प्रसार देखने जा रहे हैं कि ये दशमलव प्रसार किस तरह के होंगे, ये देखना है। तो अब दशमलव प्रसार पर हम बात कर रहे हैं, तो 1/2 को अगर हम देखें तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर हम 2-2 करके गिनना शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में ही अपूर्णता आ गई, एक ही बचा। ठीक है, अब उसके बाद हम देख पाते हैं क्या 1/3 को देखें तो 0 आया, भाग दे रहे हैं 3 से 1 को, 0 0 1 आया, 10.3 गुणा 3 9 आ गया, 1 फिर से 0, 3 गुणा 3 9 आया, फिर से 0। ठीक है, 1 बचा और 0 आ गया। ठीक, 1 और 0, अब ये बढ़ता जा रहा है, ऐसे लगातार रिपीट हो रहा है। तो ये 0.3333, ये इस तरह का दशमलव प्रसार जो चलता जा रहा है, इसको संकेतक के रूप में ऐसे ला रहे हैं। 3 बार संकेतन कर दे रहे हैं कि 3 जो है वो रिपीट हुआ है और बंद नहीं होगा, ये संकेतन है। उस पर दंड लगा दिया जाता है, अंग्रेजी में बार कह रहे हो, 0.3 बार। ठीक है, तो 2 दशमलव प्रसार अभी दिखे। पहला कौन सा दिखा, ये शांत दशमलव प्रसार दिखा। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स के दशमलव प्रसार किस तरह के हो सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार आया, एक्सपेंशन। और उसके बाद हम इसे देख रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, अशांत है, भाग समाप्त नहीं हुआ, भाग समाप्त नहीं हुआ। तो भागफल में हम देख रहे हैं कि 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है, और 3 की आवृत्ति बार बार जो हो रही है, इसीलिए कहा गया कि भागफल, ठीक है, भाग शांत नहीं हुआ, रुका नहीं, अंत नहीं हुआ, भाग का चलता जा रहा है। ठीक है, अंत रहित है, तो अशांत है। ठीक है, और अशांत के साथ साथ और क्या है, आवर्ती है, बार बार रिपीट हो रहा है, अशांत एवं आवर्ती, अशांत एवं आवर्ती आया है। ठीक है, शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, इट विल एंड, इट विल एंड, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग है शांत। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अशांत एवं आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, याद रहे नॉन, क्यों, भाग रुका नहीं। ठीक है, बंद नहीं हुआ, चलता ही जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग, कुछ भी कह लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आया, ये इस तरह का आया। अब ऐसा लगता है क्या कि क्या कोई अन्य तरह का भी दशमलव प्रसार हो सकता है, और अगर वैसा दशमलव प्रसार है तो क्या वो परिमेय संख्याओं का है, ये भी सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा लग गया कि शांत दशमलव प्रसार आ रहा है, शांत दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो एक बार टर्मिनेटिंग है और फिर उसके बाद हमने पाया नीचे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी है, क्यों, 3 बार रिपीट हो रहा है। अब प्रश्न उठा इनको देखते हुए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो अब क्या और भी बात कोई बनती है? बन सकती है। शांत तो एकदम अलग हो गया पहले से कि भाग समाप्त ही हो जाएगा। दोबारा में आए तो कहते हैं अशांत हो भाग। भाग अगर अशांत है तो एक और विधि बन रही है। अब अगला क्या है, वो कह रहे हैं कि अशांत हो सकता है, अशांत के साथ साथ ये जो आवर्ती है अनावर्ती हो, अगर रिपीट ना करे, अगर रिपीट ना करे तो अशांत एवं अनावर्ती। तो ये तीसरा दशमलव प्रसार क्या परिमेय संख्याओं से जुड़ा है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम कहेंगे कि परिमेय संख्याओं को ही दशमलव प्रसार दिए जा सकते हैं दो तरह के। कौन से? एक शांत दशमलव प्रसार दिया जा सकता है और एक अशांत दशमलव प्रसार आता है, लेकिन वो आवर्ती है। डिजिट्स आर रिपीटिंग देयर, रिकरिंग देयर। सी 3 इज रिपीटिंग देयर। ठीक है, 3 रिपीट कर रहा है। तो एक और परिभाषा दिखाई दे जा रही है और उसकी कल्पना की जा सकती है कि एक दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का यदि शांत दशमलव प्रसार के रूप में जाना जाता है, तो हमारे पास उन्हीं परिमेय संख्याओं में से एक संख्या ऐसी भी दिख रही है जिसमें कि भाग शांत नहीं हुआ, उसका अंत नहीं हुआ और वो अशांत कहलाया। लेकिन जब वो अशांत हुआ तो पता चला आवर्ती हो गया, क्यों, बार बार रिपीट हो रहा था। जब शांत था तो आवर्ती नहीं हुआ, 5 पर जाकर रुक गया, अब कोई अंक यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 1/3 में भाग अशांत हुआ और शांत होने के साथ ही साथ आवर्ती भी हो उठा, अशांत होने के साथ ही साथ आवर्ती भी हो गया। इसलिए हमने पाया कि परिमेय संख्याओं के 2 दशमलव प्रसार आ रहे हैं, परिमेय संख्याओं के 2 दशमलव प्रसार बने, परिमेय संख्याओं के 2 दशमलव प्रसार हमें नजर आए हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। अब हम तीसरा सोच पा रहे हैं, उसकी कल्पना कर पा रहे हैं, तो उसे जब परिभाषा देंगे तो ये देखेंगे क्या उसे परिमेय संख्या के रूप में परिभाषित कर सकेंगे। परिमेय संख्या के रूप में हो सकता है परिभाषित ना कर सके। ठीक है, तो अशांत एवं अनावर्ती, अशांत एवं अनावर्ती जब कहा जाएगा कि रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ऐसे। ठीक है, अब ये वाली कोटि क्या है ये देखना पड़ेगा। ये कोटि कौन सी है संख्याओं की, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो अब वो संख्याएं आ जाएंगी जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। परिमेय संख्याएं p/q के फॉर्म की थी, तो वो संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जिनमें कि p और q पूर्णांक हो और q शून्य के बराबर ना हो, साथ ही साथ p और q लोएस्ट टर्म्स में हो, माने उनका HCF 1 के बराबर होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं p/q के फॉर्म में आ रही है। अब इनके दशमलव प्रसार पर जब हमने दृष्टि डाली, जब इनके दशमलव प्रसार पर दृष्टि डाली
तो परिमेय संख्याओं के 2 दशमलव प्रसार नजर आ गए। 1/3 2 में शांत दशमलव प्रसार आया और 1/3 में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आया। तब पता चला, कल्पना इधर आगे बढ़ गई, क्या अशांत एवं अनावर्ती भी हो सकता है? तो पता चला ऐसी भी संख्याएं हैं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, इसलिए इन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। पूर्णता का बोध नहीं करा पाती। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट तो कर लेंगे जाकर, लेकिन पूर्णता का बोध नहीं करा पाती कि √2 kg एप्पल्स दे दीजिए, ठीक है, √2 मीटर्स कपड़ा दे दीजिए। पूर्णता का बोध मुश्किल हो जाता है। और अब हम कह रहे हैं उन्हीं संख्याओं के विषय में जो एग्जैक्ट नहीं दिखती, ठीक है, नंबर लाइन पर हम उन्हें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वो पूर्णता का बोध नहीं करा पाती, अशांत एवं अनावर्ती हैं, उनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसी संख्याओं का नया नाम आया इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, और उसे किससे डिनोट करते हैं? इर्रेशनल नंबर्स को t से डिनोट किया जाता है। ध्यान रहे, इर्रेशनल नंबर्स को t से डिनोट किया जाता है, ये याद रहे। फिर से चेक कर लेंगे, इर्रेशनल नंबर्स और t, जब इर्रेशनल नंबर्स आए तो उन्हें कह रहे हैं अपरिमेय संख्याएं। क्यों? उन्हें p/q के फॉर्म में हम लोग व्यक्त नहीं कर पाए हैं। इर्रेशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में यदि व्यक्त नहीं कर सकते, तो कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो अशांत एवं अनावर्ती दशमलव प्रसार ले लेती हैं? वो संख्याएं जो भौतिक जीवन में पूर्णता का बोध नहीं करा पाती एवं अशांत और अनावर्ती स्वरूप में दशमलव प्रसार उनका घटित होता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। इर्रेशनल नंबर्स माने अपरिमेय संख्याएं। और ये 5वां भाग हो गया अपरिमेय संख्याओं का सेट, ये 5वां सेट आ गया, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ये 5वां सेट, ठीक है। तो ध्यान देना है, आगे क्या आया? सेट ऑफ irrational numbers. Irrational numbers, these you can't represent in the form of p/q. When you cannot represent a number in the form of p/q, you will say that it is irrational number, ठीक है, उसे आप irrational number कहेंगे, ठीक है। और अब देखें क्यों उसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। देखिए जरा कि अब मान ले हम कहें 3.14, ठीक है, ऐसे चल रहा है 3.1423678120 ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब ऐसा अंक जब लिख दिया जाएगा, ऐसी संख्या जब लिख दी जाएगी, तो कौन सा प्रसार ले रही है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसी संख्या, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये 5वां सेट था आपका, और आप यहां पहुंचे, ठीक है, 5वां सेट, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का आया, ठीक है। तो इसको आप t को कैसे लिखेंगे? ठीक है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस पर हम लोगों ने लगाया कि ये नहीं हो सकता, ठीक है, p/q नहीं हो सकता। तो जब p/q नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना है किस तरह का फॉर्म ले लेगा, तब इसका दशमलव प्रसार कैसा आ जाएगा, ठीक, वो हम लोग लिख चुके, ये वाला दशमलव प्रसार आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह से सारी पहचान आज आपको बताई गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़िए, और बहुत भार पढ़ाई का आप अपने ऊपर नहीं रखिएगा। पढ़ाई का सारा भार तुम छोटे हो, मैं अपने ऊपर लूंगा।
तुम छोटे हो, तुम चिंता में भय में नहीं काम करोगे, पढ़ाई का भार तुम्हें महसूस ना हो, ठीक है। अगर तुम्हें लगे तो तुम तुरंत उसको मुझसे जोड़ दो, ठीक है, तब पढ़ाई का आनंद आएगा। शुभकामनाएं। चलते हैं अगली कक्षा के लिए, आप तैयार हो जाइए। ठीक, ओके, थैंक यू सर। शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।